हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बताते जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब दुनिया देखेगी भारत का जलवा। भारत के डिफेंस कॉरिडोर पर फिदा हुआ फ्रांस। बड़ी खबर, पूरी बात आपको बताएंगे दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां पाकिस्तान की साजिश फिर हुई नाकाम। अमृतसर में घुसपैठ कर रहे ड्रोन को मार गिराया, 5 किलो हेरोइन भी बरामद। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर जेल में बंद आतंकी अब्दुल मक्की ने वहीं से जारी कर दिया वीडियो, बताया कश्मीर पाकिस्तान का राष्ट्रीय मुद्दा। जी हाँ, बताएंगे कैसे कश्मीर को लेकर दोस्तों और क्या बयान दिया है इस आतंकी, वैश्विक आतंकी घोषित अब्दुल मक्की ने। दोस्तों, हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि हमारा भारत महान है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत के डिफेंस कॉरिडोर पर फिदा हुआ फ्रांस। अब दुनिया देखेगी जलवा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना ने रक्षा के क्षेत्र में भी भारत को गजब की स्पीड दे दी है। अब भारत डिफेंस कॉरिडोर पर भी सैन्य साजो सामान और युद्धक उपकरणों के निर्माण की ओर तेजी से कदम बढ़ा चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार आज का भारत अपनी सैन्य जरूरतें पूरे करने के साथ ही दुनिया के 75 देशों के सैन्य उपकरणों की सप्लाई कर रहा है। भारत की इसी ताकत को देखते हुए फ्रांस भी फिदा हो गया है। वो भारत के रक्षा उद्योगों के लिए आधार बनाने की प्रक्रिया में भागीदार बनना चाहता है। इससे भारत को फ्रांस की अत्याधुनिक तकनीकी भी मिल जाएगी। तब डिफेंस के क्षेत्र में भारत का जलवा और भी बढ़ जाएगा। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने कहा है कि उनका देश भारत में रक्षा उद्योगों के लिए एक राष्ट्रीय औद्योगिक आधार बनाने की प्रक्रिया में भागीदार बनना चाहता है। गोवा अपतटीय क्षेत्र में भारत फ्रांस नौसैन्य अभ्यास वरुण में हिस्सा लेने वाले फ्रांसीसी विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल पर शनिवार को संवाददाताओं से मुखातिब लेनिन ने कहा कि दोनों देश रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बहुत से उपकरणों को मिलकर उत्पादन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस वास्तव में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को समझ गया है और वो बिना किसी प्रतिबंध के भारतीय बलों को सर्वश्रेष्ठ तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि दोस्तों, अब भारत के इस डिफेंस कॉरिडोर पर पूरे तरीके से छा गया है फ्रांस, फिदा हो चुका है। दोस्तों, अब दुनिया वाकई में देखेगी भारत का जलवा। जी हाँ, ऐसे में अपनी भारतीय सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए दोस्तों मेरा भारत महान जरूर कह दीजिएगा, जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान की साजिश फिर नाकाम। अमृतसर में घुसपैठ कर रहे ड्रोन को मार गिराया, 5 किलो हेरोइन फिर हुआ बरामद। बता दें, अमृतसर में कल सुबह पुलिस ने एक ड्रोन को मार गिराया। इलाके के कक्कड़ गांव में इस ड्रोन की तलाशी अभियान के दौरान 5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं जो भागने की कोशिश कर रहे थे। माना यह जा रहा है कि यह ड्रोन सीमा पार से आया था, लेकिन तस्करों के पास हेरोइन की डिलीवरी से पहले ही पंजाब पुलिस को यह नजर में आ गया था। इसे पंजाब पुलिस ने ढेर कर दिया। जी हाँ, पंजाब पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के बाद पता चल पाएगा कि ये ड्रोन कहां से आया था और इसे किसने भेजा था। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि यह ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आया था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि पंजाब सीमा पर पाकिस्तान की हो रही लगातार ड्रोन घुसपैठ की वजह से एंटी ड्रोन टीम की तैनाती भी की गई है। पिछले साल से अब तक कम से कम 25 पाकिस्तानी ड्रोन ढेर किए जा चुके हैं। इससे पहले भी जनवरी महीने में ही सीमा सुरक्षा बल बोले तो बीएसएफ ने पाकिस्तान की ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार भेजने की साजिश को नाकाम किया था। पंजाब की भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से भारतीय क्षेत्र के अंदर घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को जवानों ने गोलीबारी कर खदेड़ दिया था। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान कभी आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ करवाता है, दोस्तों कभी ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी करता है, हथियारों को पहुंचवाता है। यानी कि कुल मिलाकर भारत का विनाश करने की चाहत रखता है दोस्तों पाकिस्तान। और वैसे में दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान भारत के साथ बातचीत बनाने की बात कहते हैं, दूसरे देशों में जाकर के कहते हैं कि हमें भारत के साथ शांति की स्थापना करनी है, हमें शांति की बात करनी है, हमें अच्छे संबंध बनाने हैं, हमें व्यापार बढ़ाना है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान अपने इन मंसूबों से कामयाब तो खैर कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन जो भारत की कंडीशन है दोस्तों कि जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं करोगे हम मेज पर नहीं बैठेंगे एक साथ, और वो होता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब आपकी इस पर क्या निजी राय होगी दोस्तों, एक सच्चे भारतीय होने के नाते कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि ऐसे में क्या पाकिस्तान के साथ कभी
संबंध बेहतर हो पाएंगे भारत के? अगर आप भी कहते हैं बिल्कुल नहीं तो वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा व्हाट्सएप पर। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू कर दिया गया है। हरामी नाला पर बीएसएफ की पैनी नजर, आखिर क्यों बढ़ानी पड़ी इतनी चौकसी? दरअसल सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान से लगती भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया है। बीएसएफ की ओर से गुजरात के कच्छ जिले और राजस्थान के बाड़मेर में बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सेना ने रविवार को कहा है कि आगामी गणतंत्र दिवस समारोह को ध्यान में रखकर यह एक्सरसाइज शुरू हुई है। बीएसएफ गुजरात फ्रंटियर की ओर से जारी प्रेस रिलीज में इसे लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। इसमें कहा गया है कि शनिवार से शुरू हुई ये कवायद गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्र विरोधी तत्वों के किसी भी बुरे मंसूबों को विफल करने के लिए किया जा रहा है। बीएसएफ की ओर से बताया गया है कि ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास 21 जनवरी को शुरू हुआ और 28 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान सर क्रीक यानी दलदली क्षेत्र से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ गुजरात में कच्छ के रण और राजस्थान के बाड़मेर जिले में अतिरिक्त चौकसी बरती जाएगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि बीएसएफ इस कवायद के तहत अग्रिम और गहराई वाले क्षेत्रों के साथ साथ खाड़ी और हरामी नाला में विशेष अभियान चलाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कश्मीर पाकिस्तान का राष्ट्रीय मुद्दा। जी हाँ, वैश्विक आतंकी घोषित किए गए अब्दुल मक्की ने अब जेल से जारी वीडियो करके ये बात कही है। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक आतंकी घोषित किए गए अब्दुल रहमान मक्की ने एक वीडियो में कश्मीर को पाकिस्तान का राष्ट्रीय मुद्दा करार दिया है और इस मुद्दे पर सलाह भी दे दी है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के डिप्टी अमीर अब्दुल रहमान मक्की ने लाहौर की कोट लखपत जेल से जारी एक वीडियो में कश्मीर को पाकिस्तान का राष्ट्रीय मुद्दा बताते हुए ये कहा है कि इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। हाल ही में चीन की रोक हटने के बाद अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। दरअसल जून 2022 में इस पाकिस्तानी आतंकवादी को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करने पर चीन ने अड़ंगा लगाया था। यह दिलचस्प बात है कि जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका 75 साल का आतंकी अब्दुल रहमान मक्की कश्मीर पर अब अपना पल्ला झाड़ रहा है। दरअसल अपने अपने देशों के कानूनों के मुताबिक भारत और अमेरिका ने इसे आतंकवादी होने का ऐलान कर रखा है। लश्कर चीफ हाफिज सईद के बहनोई अब्दुल रहमान मक्की को अचानक से कश्मीरी लोगों पर हो रहे अत्याचार की याद आ गई। मक्की ने अपने वीडियो में कहा कि कश्मीर के मामले में हम अलग राय रखते हैं, हम इसे पाकिस्तान खुद का मुद्दा मानते हैं और इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक सुलझाया जाना चाहिए ताकि कश्मीर के लोगों के खिलाफ जुल्म खत्म हो सके। यानी कि दोस्तों, ये अब पूरे तरीके से बैन किया हुआ आतंकवादी है, ग्लोबल टेररिस्ट है दोस्तों, और ये जेल में बंद है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की ओर से जेल से इसका वीडियो जारी किया जा रहा है। दोस्तों, अब आप समझ पा रहे होंगे कि पाकिस्तान इसको जेल में बंद करके सजा दे रहा है या फिर उसके लिए एक महफूज जगह के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है उस जेल को, और जेल में सुरक्षा प्रदान करने के लिए सारी फैसिलिटी के साथ उसको घर जैसा माहौल दे रहा है। इस वीडियो के जरिए आप समझ पा रहे होंगे। बहरहाल मक्की का जेल से जारी किया जाना वीडियो पर सवाल उठने चाहिए कि नहीं, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जिस प्रकार से उसने इस वीडियो में कश्मीर को लेकर बात कही है, ऐसे में उसको जवाब तो मिलना ही चाहिए। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। साथ ही साथ कश्मीर भारत का था है और रहेगा, कहना मत भूलिएगा। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां दलाई लामा को श्रीलंका बुलाने की बात पर चीन हुआ आग बबूला, दे डाली श्रीलंका को अंजाम भुगतने की चेतावनी। बता दे, दलाई लामा के श्रीलंका में बुलाए जाने की बात सुनकर चीन आग बबूला हो गया। यहाँ तक कि चीन ने श्रीलंका को अंजाम भुगतने तक की चेतावनी दे डाली है। एक श्रीलंकाई अखबार ने इस बारे में जानकारी दी है। गौरतलब है कि चीन दलाई लामा से हमेशा से चिढ़ता रहता है। दलाई लामा जब किसी अन्य देश की यात्रा पर भी जाते हैं तो चीन सशंकित हो जाता है। असल में दलाई लामा तिब्बत को स्वतंत्र बताते हैं, जबकि चीन इस पर अपना अधिकार जताता आ रहा है। बता दें कि साल 1959 में दलाई लामा ने तिब्बत छोड़ दिया था, इसके बाद से वो भारत में ही रह रहे हैं। जी हाँ, श्रीलंका को दलाई लामा के संबंध में चेतावनी चीनी दूतावास के एक शीर्ष अधिकारी ने दी है। श्रीलंकाई अखबार द संडे टाइम्स के मुताबिक श्रीलंका के मालवाटा चैप्टर के महानायिका से कहा गया है कि अगर निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु का उनका देश में स्वागत किया जाता है तो ये उनके लिए भारी पड़ सकता है। गौरतलब है कि श्रीलंका के वरिष्ठ मॉन्क अमरपुरा निकाया ने श्रीलंका में आमंत्रित किया है। उन्होंने 27 दिसंबर को बोधगया में दलाई लामा से मुलाकात के दौरान ये आमंत्रण दिया था। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां चीन को लेकर भूटान के इस कदम ने बढ़ाई भारत की टेंशन। बता दें, भूटान भारत के लिए बेहद अहम देश है। कहा जाता है कि दक्षिण एशिया में भूटान और भारत का जैसा
जैसा संबंध है वैसा किसी के साथ नहीं है। भूटान का चीन के साथ अब तक राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन चीन भूटान को भी अपने प्रभाव में लेने की कोशिश लगातार कर रहा है। ऐसे में भारत भूटान के मामले में काफी सतर्क और संवेदनशील रहता है। पिछले हफ्ते भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने भूटान का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। उनकी ये यात्रा चर्चा में इसलिए है क्योंकि ठीक एक हफ्ते पहले चीन और भूटान ने एक बैठक में अपनी सीमा वार्ता को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। जाहिर है कि चीन और भूटान के बीच सीमा वार्ता को लेकर भारत भी चौकन्ना हो गया है। जी हाँ, डोकलाम के पास भारत, चीन, भूटान तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। उस ट्राई जंक्शन को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद चलता आ रहा है। भूटान और चीन के बीच सीमा वार्ता में डोकलाम पर बातचीत शामिल है, इसीलिए भारत के लिए ये अहम है। भूटान का ये क्षेत्र भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, के पास है। चीन भूटान के इस क्षेत्र पर दावा करता है और इसे हथियाना चाहता है। बदले में वो भूटान को एक दूसरा विवादित क्षेत्र देने को तैयार है, लेकिन अगर भूटान चीन को यह हिस्सा दे देता है तो चीनी चिकन नेक के बेहद करीब आ जाएगा। भारत के लिए ये सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाएगा, क्योंकि इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। जी हाँ, बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां अमेरिका ने इस देश में कर दी एयर स्ट्राइक। 30 से अधिक आतंकवादी हुए ढेर। बता दें, अमेरिका ने सोमालिया की राजधानी मोगादिशु पर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दी है। एयर स्ट्राइक, इसमें अल शबाब आतंकी संगठन के 30 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। अमेरिका की अफ्रीकी कमांड के अनुसार अल शबाब संगठन के 100 से अधिक आतंकवादियों ने सोमालिया की सेना पर हमला कर दिया था। सोमालिया के सैनिकों की रक्षा के लिए अमेरिका ने यह एयर स्ट्राइक की है, जिसमें अल शबाब के 2 दर्जन से अधिक आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि सोमालिया की सेना ने अमेरिका से मदद मांगी थी। इसके बाद सोमालिया की सेना के साथ मिलकर अमेरिका ने आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक कर दी। घटना मध्य सोमालियाई शहर गलकाट की बताई जा रही है। साथ ही साथ बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर 2047 तक भारत बन जाएगा दुनिया का सबसे अमीर देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया क्यों होगा ऐसा, बता दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारत की अर्थव्यवस्था के तेजी से आगे बढ़ने का जिक्र करते हुए इसके वर्ष 2047 तक दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाने का भरोसा जताया है। राजनाथ ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 25,500 गरीब परिवारों को निःशुल्क भूखंड वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। दुनिया के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि 2027 तक भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत 2047 तक दुनिया का सबसे बड़ा धनवान देश हो जाएगा। जी हाँ, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पिछले 8 साल की उपलब्धियों का भी जिक्र करते हुए कहा कि पहले भारत हथियार, गोला बारूद और टैंक दुनिया के दूसरे देशों से मंगवाता था, लेकिन मौजूदा सरकार ने तय किया कि रक्षा से जुड़े मिसाइल सहित सभी सामान भारत में बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, हम रक्षा के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप भी कमेंट में मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत कहना मत भूलिएगा। अगर आपको भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है तो चलते हैं और खबर की ओर, जहां महंगाई से बेहाल पाकिस्तान पर एक और बड़ा संकट रुक सकता है। निर्यात, कराची बंदरगाह पर हजारों कंटेनर फंसे। बता दें, महंगाई और नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिपिंग एजेंट्स ने पाकिस्तान सरकार को चेताया है कि सभी निर्यात रुक सकते हैं। उन्होंने कहा है कि विदेशी शिपिंग लाइन पाकिस्तान के लिए अपनी सेवाओं को रोकने पर विचार कर रही है, क्योंकि डॉलर की उपलब्धता की कमी के कारण बैंक ने उन्हें माल ढुलाई शुल्क देना बंद कर दिया है। पाकिस्तान शिप एजेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल रऊफ ने एक पत्र के जरिए वित्त मंत्री इशाक डार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के अलावा पाकिस्तान से लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय रसद समुद्री मार्ग से जाती है और कोई भी प्रावधान देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। बात करें दोस्तों इसी से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां श्रीलंका के लिए IMF के राहत पैकेज के सपोर्ट में सबसे आगे भारत, कहीं ड्रैगन न दे जोर का झटका। बता दें, भारत कर्ज में घिरे श्रीलंका के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF राहत पैकेज के समर्थन में खड़ा हुआ है। इसके साथ ही भारत गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के उभरने के प्रयासों को समर्थन देने वाला पहला प्रमुख ऋणदाता बन गया है। 2 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को श्रीलंका पहुंचे जयशंकर जी ने श्रीलंकाई समकक्ष अली साबरी और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे सहित अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच नए द्विपक्षीय समझौते के तहत भारत ने समुदाय विकास परियोजना की राशि दोगुनी करने पर सहमति जताई। जयशंकर ने भारत की ओर से लागू आवासीय परियोजना के
तहत गाले, कैंडी और नुवारा इलिया जिले में 300 तैयार घरों को सौंपा है। जयशंकर ने कहा है कि कोलंबो आने का मेरा पहला मकसद इन कठिन पलों में श्रीलंका के साथ भारत की एकजुटता व्यक्त करना है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पड़ोसी पहले का मुद्दा है और किसी सहयोगी को अपने हाल पर नहीं छोड़ना है। भारत ने दृढ़ता से महसूस किया है कि श्रीलंका के ऋणदाताओं को इसके उबरने के प्रयासों में मदद के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। भारत ने तय किया है कि वो दूसरों का इंतजार नहीं करेगा बल्कि उसे जो उचित लगेगा वैसा करेगा। हमने श्रीलंका के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ करने की खातिर IMF को वित्त पोषण का आश्वासन दिया है। हमारी उम्मीद है कि इससे न केवल श्रीलंका की स्थिति मजबूत होगी बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि सभी द्विपक्षीय ऋणदाताओं के साथ समान व्यवहार किया जाए। बात करते हैं एक और खबर की, जहां क्या है लियोपार्ड 2 टैंक जिसे यूक्रेन को देने पर जर्मनी ने साध ली है चुप्पी। दो फाड़ होता दिख रहा है नाटो। बता दें, रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध अब दूसरे साल में प्रवेश करने वाला है। इस बीच अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने सोवियत रशिया के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन का साथ देने के लिए युद्धक टैंक और हथियारों की सप्लाई समेत आर्थिक मदद की है। इसी बीच पश्चिमी सहयोगी देश जर्मनी पर यूक्रेन को अपना लेपर्ड 2 टैंक उपलब्ध कराने का भारी दबाव है। ये टैंक रूसी आक्रमण के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार रशिया के खिलाफ लड़ाई में और अधिक उन्नत सैन्य उपकरणों की मांग पश्चिमी देशों से करते रहे हैं। अमेरिका ने इसी हफ्ते 90 कॉम्बैट वाहनों समेत $2.5 अरब की सैन्य सहायता यूक्रेन को दी है। माना जा रहा था कि जर्मनी भी अपना लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को मुहैया कराएगा, लेकिन अभी तक जर्मनी ने उस पर चुप्पी साध रखी है। जी हाँ, आखिर लेपर्ड टैंक इतना खास क्यों है दोस्तों, तो आपको बता दें 1970 के दशक के अंत में अमेरिकी M48 पैटर्न को बदलने के लिए लेपर्ड 2 टैंक को पहली बार तैयार किया गया था और जल्द ही इसने अपनी मारक क्षमता, गतिशीलता और मजबूत सुरक्षा कवच के लिए प्रसिद्धि पाली थी। जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर अलेगेमाइन जिंटुंग ने के अनुसार लेपर्ड 2 टैंक जर्मन टैंक उद्योग के गोल्फ की तरह है, जिसे पूरी दुनिया में ऑलराउंडर की मान्यता मिली हुई है। इसीलिए दोस्तों यूक्रेन को देने पर जर्मनी ने साध ली है इसको चुप्पी। ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है। रशिया के लिए भी बात करें एक और खबर की, जहां PTI के 35 सदस्यों ने दिया इस्तीफा। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की मुसीबतें नहीं हो रही कम। बता दें, पाकिस्तान में इमरान खान के प्रधानमंत्री पद से हटने के करीब 1 साल बाद भी देश की राजनीतिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना हुआ है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने शुक्रवार यानी 20 जनवरी को इमरान खान की पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी से जुड़े 35 सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। ये पार्टी के नेशनल असेंबली के सदस्यों की लंबे समय से चली आ रही मांग के मुताबिक है। उनमें से कईयों ने पिछले साल अप्रैल में अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि इस्तीफा स्वीकारने के समय एक विवाद भी हो गया। पाकिस्तान के दैनिक डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उठाने की कथित PTI के प्लान को खत्म करने के कोशिश में नेशनल असेंबली के अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ ने इस्तीफा लिया था। बात करते हैं एक और खबर की, जहां तालिबान सरकार से UN की बड़ी अपील, कहा फौरन वापस लिया जाए ये वाला आदेश। बता दें, उप महासचिव के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार से महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को सीमित करने वाले हालिया फरमानों को फौरन वापस लेने का आह्वान किया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ओर से उप महासचिव अमीना मोहम्मद, संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी निदेशक सीमा बेहोस और राजनीतिक शांति निर्माण मामलों व शांति संचालन विभाग के सहायक महासचिव खालिद खियारी ने अफगानिस्तान को स्थिति का मूल्यांकन करने, वास्तविक अधिकारियों को शामिल करने और अफगान लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एकजुटता को रेखांकित करने के लिए यहाँ की 4 दिवसीय यात्रा की। जी हाँ, काबुल और कंधार में तालिबान के साथ बैठकों में प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के लिए काम करने से महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने के हालिया फरमानों के खिलाफ चेतावनी दी है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि ऐसा कदम अफगानों की मदद करने वाले कई संगठनों के काम को कमजोर करता है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें इसी से जुड़ी बड़ी खबर, जहां अफगानिस्तान में मजबूत होने के लिए चीन ने चल दी नई चाल, तालिबान को मुहैया करा रहा मॉडर्न हथियार। जी हाँ, सही सुना आपने, अफगानिस्तान में अपने नागरिकों की रक्षा के नाम पर अब चीन ने एक नई चाल चल दी है। द जेम्सटन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में चीन की इस नई चाल का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट को जफर इकबाल यूसुफ फजई ने तैयार किया है, जो अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों पर किताब लिख चुके हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि चीन तालिबान को मॉडर्न हथियारों से लैस कर रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित एक होटल पर इस्लामिक स्टेट खोरसान प्रांत ने हमला किया था। ये वो होटल है जहां पर ज्यादातर चीन के नागरिक रहते हैं। इस हमले के बाद ही चीन अलर्ट मोड पर है और वो तालिबान को
ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। यानी कि दुनिया की नजरों में चीन इस नाम से हथियार दे रहा है दोस्तों कि वो अपने नागरिकों को बचाना चाहता है, लेकिन अंदर अंदर बहुत बड़ी प्लानिंग चाइना अफगानिस्तान के साथ तालिबानियों के समर्थन में ले रहा है। बहरहाल आपकी जो भी निजी इस पर राय हो बताइएगा जरूर, और वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिएगा दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां शहबाज शरीफ की पीएम मोदी जी से अपील को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी हलचल बता दें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भारत से रिश्ते ठीक करने का बयान भारत सहित पाकिस्तान की मीडिया में भी छाया हुआ है। पाकिस्तान के एक प्रमुख अखबार का कहना है कि शहबाज ने ये पहल करके अपनी भू राजनीतिक समझ को दिखाया है। अब भारत की बारी है कि वो बातचीत की टेबल पर आए और अपनी परिपक्वता दिखाए, यानी परफेक्शन दिखाए। अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तान ने भारत को अपनी हालिया स्थिति बताई है और अब वो दोनों देशों के बीच के गतिरोध से निकलने का रास्ता तलाश रहा है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एक संपादकीय लेख में लिखा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएई के एक समाचार चैनल के साथ बातचीत में भारत से वार्ता शुरू करने की बात कही, जो बिल्कुल सही है। हालांकि भारत की तरफ से ऐसी किसी पहल की शायद ही कोई उम्मीद है, फिर भी अपने इंटरव्यू के जरिए शहबाज ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान का इरादा शांतिपूर्ण पड़ोसी बने रहने का है। साथ ही पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ बातचीत जम्मू कश्मीर सहित लंबित मुद्दों पर भी हो। जी हाँ, ये चर्चा दोस्तों भारत के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में है। बहरहाल जैसा कि हमने आपको शुरू की खबर में बताया दोस्तों आज कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का खात्मा नहीं करेगा, आतंकवाद मुक्त देश नहीं बनेगा, तब तक भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ बैठना तो दूर, उसको किसी भी बात का जवाब तक नहीं देगा। जी हाँ, इस पर अब आपकी जो भी निजी राय हो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए दोस्तों लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा, जिनके चर्चे पूरे विश्व में है। बात करते हैं एक और खबर की, जहां चीन में काल बना कोरोना, पिछले हफ्ते 13,000 लोगों की मौत। एक्सपर्ट ने कहा वायरस मचाएगा बड़ी तबाही। बता दें चीन में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। देश की 80% आबादी कोरोना की चपेट में आ चुकी है। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद चीन में कोविड हाहाकार मचा रहा है। इसी बीच चीन ने चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया है। चीन ने कहा है कि पिछले सप्ताह यानी 13 से 19 जनवरी के बीच अस्पतालों में कोविड से करीब 13,000 मरीजों की मौतें हुई हैं। तो वहीं चीन ने एक हफ्ते पहले कहा था कि 12 जनवरी तक अस्पतालों में कोविड संक्रमण की वजह से करीब 60,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन बोले तो सीडीसी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि अस्पताल में भर्ती 681 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई और इन मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां घर वालों के नाम राशन कार्ड में जोड़ने हैं तो रुक जाए, पहले ये प्रोसेस जरूर जान ले। जी हाँ दोस्तों, आज के वक्त में पहचान के सत्यापन के लिए कई जरूरी दस्तावेजों का सहारा लेना पड़ता है। इन दस्तावेजों में राशन कार्ड भी एक अहम दस्तावेज है। राशन कार्ड का इस्तेमाल जहां पहचान पत्र के रूप में भी किया जा सकता है, तो असल में राशन कार्ड का इस्तेमाल किफायती या मुफ्त राशन लेने में भी किया जाता है। राशन कार्ड में जो जानकारी दर्ज होती है उसके हिसाब से परिवार को राशन कार्ड लेके राशन हासिल होता है। वहीं कई दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना है तो उसके लिए भी राशन कार्ड का इस्तेमाल ही होता है। राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम भी जोड़े जाते हैं। हालांकि कई बार ऐसे मौके आते हैं जब परिवार का विस्तार होता है और नए सदस्य परिवार में जुड़ते हैं, तब उन नए सदस्यों का नाम भी राशन कार्ड में जोड़ना पड़ता है। जी हाँ, ऐसे में क्या करना चाहिए तो आपको बता दें, अब आप आसानी से अपने परिवार के सदस्यों के नाम ऑनलाइन जोड़ सकते हैं दोस्तों, बिना राशन ऑफिस गए। राशन कार्ड में ऑनलाइन नाम जोड़ने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, जो हमने स्क्रीन पर दिखाया, आप देख पा रहे होंगे। इसी बीच कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।